नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने देखा कि अनिका किचन में हेड सर्वेंट को अंजलि मामी के लिए कुछ बनाने के लिए बोलने के लिए चली जाती है। इधर स्वाति मल्होत्रा अकेली ही वहां पर रोहित और अनिका के बेड पर बैठी हुई थी। वो अभी भी कुछ सोचने लगती है। वो यही सोचती है कि मैं शीला और राजीव के बारे में अनिका को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन उससे पहले उसे इस वायरस से मिशन को पूरा कर दे। इसके बाद ही मैं अनिका को उनके बारे में सब सच सच बता पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि शीला को क्या चाहिए होगा और ये मेरा नसीब है कि अब अगर किसी ने भी अनिका को ब्लड टेस्ट भी किया तो उसे अनिका के ब्लड में कोई भी V16 पावर ड्रग का ट्रेसेस नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे खुशी है। अब मुझे इस वायरस के एंटीडोट को बनाने में भी लग जाना चाहिए। उधर अनिका का पूरा ध्यान अभी उनसे सच निकलवाने में ही होना चाहिए। स्वाति अभी भी अपने दिमाग में यही सब सोचती है और फिर वो एक राइटिंग पैड को उठाती है और फिर उसमें कुछ बनाने लग जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो कुछ नाम उसमें लिखने लगती है जिसमें सबसे पहले था क्रिस्टोफर और उसके बाद थी सौम्या, दमयंती और लच्छो। इनके बाद स्वाति ने लिखा था अक्षय वर्मा, रघुवीर शेखावत, कल्याण शास्त्री, अंकुर नायक। अब स्वाति ने अपने मन में ही सोचती है कि आखिर अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत का इस ऑर्गेनाइजेशन से क्या लेना देना है। स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर उस पैड में वो सारी ही चीजें लिख देती, वो सभी के ही नाम लिख देती है जो कि अब तक इस मिशन के साथ जुड़ते जा रहे थे या जिनके नाम उसके सामने आते जा रहे थे। स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी लोगों के नाम उसके सामने आ रहे थे उन्होंने उसमें सभी के ही नाम लिख दिए थे। लेकिन जब वो यहाँ पर अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत का नाम लिखती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अब वो सोचती है कि इन लोगों का क्या रिलेशन, इन लोगों का क्या वास्ता होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। आखिर ये लोग भी उसके साथ क्यों जुड़े हुए हैं। स्वाति अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में फिर से दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज को सुनकर अब स्वाति अपने ख्यालों से बाहर आती है। स्वाति ने जब ये ध्यान से सुना तो बाहर रोहित और अनिका थे, क्योंकि दरवाजे को खोलने से पहले स्वाति मल्होत्रा मेक श्योर कर लेना चाहती है थी कि बाहर दरवाजे पर कौन है। अगर रोहित और अनिका होते तो ही स्वाति मल्होत्रा दरवाजे को खोलने वाली थी, अदरवाइज वो इस दरवाजे को नहीं खोल सकती थी, क्योंकि अभी वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहती थी। जब उसे लगा कि दरवाजे पर रोहित और अनिका है तब वो जल्दी से दरवाजे को अब खोल देती है और जैसे ही स्वाति मल्होत्रा दरवाजा खोलती है रोहित और अनिका अब दोनों ही जल्दी से अंदर आ जाते हैं और फिर वो अब अपने रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब स्वाति मल्होत्रा ने अब रोहित से पूछा कि आखिर तुम्हें उन पर शक कैसे हुआ रोहित, क्या तुम बता सकते हो। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि माँ इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, और रही बात उनकी तो रोहित उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम मुझे दे दो, क्योंकि उसे तो मैं अब अच्छी तरह से मैं ही संभाल सकती हूँ। जो काम 6 साल में नहीं हुआ है वो काम अब होगा, क्योंकि अब उससे मैं सारा ही सच निकलवा कर रहूंगी। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि रोहित को अनिका की काबिलियत पर पूरी तरह से यकीन था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि ब्लैक कैट के टॉर्चर को सहना सबके लिए आसान काम नहीं था और ब्लैक कैट के पास हर एक वो इंतजाम था जिससे वो उसका मुंह खुलवा सकती थी। इसलिए वो अनिका को कह देता है कि ठीक है, तो अब से तुम ही उसे संभालना। अनिका भी अब कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनिका की नज़र अब स्वाति के पास में ही रखे हुए राइटिंग पैड पर जाती है। अनिका ने जब उसे उठाया तो अब वो स्वाति से कहने लगती है कि माँ आप क्या सोच रही थी, हमारी एब्सेंस में आपने ये यहाँ पर किस किस के नाम लिखे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आखिर ये अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत को क्या जरूरत पड़ गई जो ये दोनों भी इन खतरनाक काम को करने के लिए मान गए हैं।
बाकी सब लोगों का तो मुझे मोटिव साफ साफ नजर आता है, लेकिन बस मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अक्षय वर्मा और रघुवीर शेखावत की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो अपना सब कुछ है। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है शायद उनकी नफरत माँ, क्योंकि हो सकता है नफरत की वजह से ही वो अब इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ दे रहे हो, नहीं तो और तो उनका क्या ही मोटिव हो सकता है। रघुवीर शेखावत को मैंने ब्रह्मपुत्र एकेडमी से निकाल दिया था, तो हो सकता है कि मुझसे बदला लेने के लिए ही उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया होगा। और कल्याण शास्त्री की बात, तो कल्याण शास्त्री की भी यही वजह थी माँ, क्योंकि उसका बेटा विक्की जो कि उस समय मारा गया था। और अक्षय वर्मा के बारे में तो आप जानती ही हैं। अनिका अब स्वाति मल्होत्रा के लिए उन तीनों के ही उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का रीजन बताती है कि वो सब शायद हमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि कल्याण शास्त्री के बेटे को तो उस गोदाम में मार दिया गया था। हालांकि उसमें मेरा हाथ नहीं था, लेकिन हो सकता है वो उसी का ही बदला लेना चाहते हो। और अक्षय वर्मा की बातें तो आप तक अच्छी तरह से जानती ही है कि उसका क्या ही मोटिव होगा। अनिका की बात को सुनकर अब स्वाति कहती है कि इसका तो ये मतलब हुआ कि जिन लोगों की रोहित और अनिका से दुश्मनी है वो लोग उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं कि अगर उनकी रोहित और अनिका से किसी बात के लेकर मनमुटाव होता है या वो उनके बदला लेने के लिए सोचते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बड़े ही ध्यान से उनको अपने साथ सम्मिलित कर लेते हैं। वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि एक सच और है, जब मैं माँ के साथ उन लड़कियों को बचाने के लिए गया था तो मेरी नजर वहां पर एक इंसान पर गई थी। आप दोनों बिलीव नहीं करेंगे कि वो जिंदा है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि कौन जिंदा है रोहित, क्या तुम खुल के कुछ बताओगे? आखिर तुमने वहां पर किसे देखा था? रोहित सीधे सीधे ही अब हैरानी से उससे सवाल कर लेती है, जबकि अनिका अब रोहित के ही जवाब का इंतजार कर रही थी। वो एक बार रोहित की तरफ देख रही थी तो एक बार अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा की तरफ। स्वाति के मल्होत्रा के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि वही अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। रोहित की आंखों में उस इंसान के लिए नफरत साफ साफ देखी जा रही थी और उसके नाम का गुस्सा भी। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति और अनिका दोनों के ही दिमाग में अब एक ही नाम आया। कि तभी अनिका कहती है कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो ना मिस्टर मारवा? अनिका की इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो अनिका की बात को अच्छी तरह से समझ गया था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका बस फटी हुई आंखों से उसे ही देखती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अनिका अब रोहित से कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है मिस्टर मारवा? तुमने ही तो कहा था ना कि वो मर चुका है, तो फिर तुमने उसे वहां पर जिंदा कैसे देखा? ये तो इम्पॉसिबल है। अगर एक इंसान मर चुका है तो वो जिंदा कैसे होगा? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि हाँ, मुझे भी चिराग ने यही इन्फॉर्मेशन दी थी जब मुझे ये सच पता लगाने की कोशिश मैं कर रहा था कि अनिका ने उस वक्त 2 बच्चों को जन्म दिया था या फिर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था। उसी वक्त ही मुझे चिराग ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब वो मर चुका है। लेकिन जब मैं फ्रांस आया तो मुझे पता चला कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। रोहित की ये सारी बातें सुनकर अब अनिका भी कहती है मिस्टर मारवा, ये खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की पहेली तो सुलझने की वजह और भी उलझती जा रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इससे चला कौन रहा है और ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये तो दिन पर दिन इनके खेल ऐसे सामने आ रहे हैं कि उससे तो हम सब का ही दिमाग घूम रहा है। अनिका अब अपने हाथ में एक पेन लेती है और फिर वो उस पेन से कुछ लिखना शुरू कर देती है। अनिका अब लिखते हुए कहती है कि सबसे ऊपर मैं सर जी को रखती हूँ। अनिका यहाँ पर अब उस पेन से एक वहाँ पर डायग्राम बनाती है। वो वहाँ पर सभी को लिंक करने की कोशिश करती है, इसलिए वो कहती है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर सर जी को रखती हूँ। अभी हमें नहीं पता कि ये सर जी कौन है, लेकिन जिस तरह से उसने हमें बताया था कि सर जी उन्हें वहाँ से बचा लेंगे, तो हो ना हो ये सर जी ही यहाँ का सबसे मेन आदमी है। और फिर उसके बाद अब उन्हें रखते हैं जिन्हें आपने किडनैप किया हुआ है। मिस्टर मारवा, अनिका की इस बात पर अब स्वाति कहती है कि उनके साथ +1 करो। अनिका, ये 2 लोग हैं जिनमें से एक से हम कल मिले थे, लेकिन दूसरे का सच मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ।
स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर रोहित को किडनैप करने वालों के साथ साथ अब उन दो लोगों को भी ऐड कराने की कहती है, जिनसे वो मिली थी या एक जिनसे वो बहुत पहले मिली थी या एक से वो कल मिली थी। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, माँ वो कौन है, प्लीज हमें उसके बारे में बताइए ना कि वो दूसरा कौन है। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन उसका सच तो मैंने तुम्हारे पापा को भी नहीं बताया है। अब तुम्हारे पापा से भी मैंने उसके सच को छुपाया है, उसका सच तो मैं बहुत सालों से ही जानती हूँ। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, माँ कहीं ये हमारे वहीं तो अपने नहीं है ना जिसके लिए दमयंती ने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मुझे अपनों से ही बचकर रहना होगा, कहीं ये वही तो नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कहा ना अनिका, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि क्या आप श्योर हैं कि ये लोग सिर्फ दो ही हैं, हो सकता है ये उससे भी ज्यादा हों। अनिका की इस बात पर अब फिर से रोहित मारवा कहता है, मुझे डाउट है, हो सकता है कि ये दो से भी ज्यादा लोग हों रोहित, क्योंकि जब तक हम उनके बारे में नहीं जानते तब तक हम किसी फिक्स कैलकुलेशन पर नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें ये जूम कर कर ही चलना होगा कि ये दो से ज्यादा हो सकते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हो सकता है मिस्टर मारवा, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब अनिका कहती है कि ये तो नेवर एंडिंग चेन है, अगर हम इसका एक डायग्राम भी बनाने के लिए चले तो ये चैन तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे सामने तो बस कुछ नाम और बस कुछ ही चेहरे हैं। कितने ही चेहरे और नाम तो ऐसे हैं जो इस चैन में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। ये एक नेवर एंडिंग चैन है जिसकी जड़ें पता नहीं कितनी ही लंबी फैली हुई है। अगर हमें इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करना है तो हमें सबसे पहले इस सर्जी को ही ढूंढना होगा, क्योंकि हमें बस अब उस सर्जी को ही ढूंढकर ही पता चल सकता है। अनिका की ये बातें सुनकर तो अब रोहित कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने नाना को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके लिए वही सबसे जरूरी है, और हो ना हो वो हमारी बहुत ही पहेलियों को सुलझा सकते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा और अनिका दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती हैं, क्योंकि अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही जानती थी कि किंग यानी कि रोहित का नाना अभी भी जिंदा है, और लेकिन अभी वो रोहित के सामने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं कि रोहित अब अपने नाना तक पहुंचना चाहता है। और फिर वो दोनों ही खुद को कंफर्टेबल करते हुए अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, जब तुम उनसे मिलने जाओगी ना तो मेक श्योर करना कि तुम उसे सोचने का मौका भी मत देना, वरना वो तुम्हें अपनी बातों में ऐसा फंसा देगी कि तुम खुद कुछ सोच नहीं पाओगी। अनिका, क्योंकि उसने तुम्हें वहां पर अकेले बुलाया है, वो सच में बहुत ही चालाक है, उससे थोड़ा सा संभल कर रहना, क्योंकि अगर तुम उसके सामने अकेले जाओगी तो वो तुम्हें अपनी बातों में ही ऐसा उलझा देगी कि तुम जिस मकसद से उसके पास जा रही हो तुम वो भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो इन सब में बहुत ही माहिर है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, माँ आप टेंशन मत लीजिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो मेरे दिमाग से नहीं खेल सकती है, क्योंकि अपने दिमाग को कंट्रोल में करना मुझे अच्छी तरह से आता है, चाहे वो अपनी स्किल में कितनी ही महारत क्यों ना उसने हासिल की हो। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी के ऊपर किसी भी तरह का डाउट नहीं था, वो भी अनिका की काबिलियत को अच्छी तरह से जानती थी। अब अनिका कहती है, माँ मैं आज रात वहां पर फिर से जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि लेकिन आज की रात तो रिया ने फैमिली डिनर रखवाया है ना टेरेस पर, तो अनिका तुम आज की रात वहां पर कैसे जा सकती हो, क्योंकि आज की रात तो एक फैमिली नाइट है। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। यहाँ एक तरफ स्वाति, रोहित और अनिका तीनों ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब तक उन्हें जितने ही लोगों के नामों का पता था उनको वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया अपने कमरे की विंडो के पास खड़े हुए अभी भी यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पापा राजीव की शादी आयशा मारवा से करवाना चाहते थे। ये सच जानने के बाद भी कि राजीव अंजलि से प्यार करता है और आयशा अक्षय वर्मा से
प्यार करती थी उस समय। इसके बाद भी पापा ने राजीव को कहा कि उसे आयशा मारवा से ही शादी करनी होगी। करण गुलेरिया भी यही सोचते हैं कि पता नहीं उसके पापा उस समय क्या सोच रहे थे, क्योंकि करण के पापा उस समय पर आयशा की शादी उस समय राजीव गुलेरिया यानी कि अपने बड़े बेटे से करवाना चाहते थे। करण अपने अभी इन्हीं ख्यालों में ही अपने अतीत की यादों में ही उलझा हुआ था और उन्हीं सवालों का जवाब अब वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने उस वक्त नहीं मिले थे, जबकि उन्हें ये सवाल तो अब तक भी नहीं मिले थे। करण ने ना जाने ही कितनी बार करण के जहन में ये सारे ही सवाल आते थे, लेकिन हर बार वो उनके आंसर तक पहुंच ही नहीं पाता था। करण अभी यही ही सोच रहे थे कि जो हंसराज मारवा स्वाति से शादी करना चाहता था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने फिर स्वाति का पीछा छोड़कर आयशा मारवा से सडनली शादी कर ली थी। आयशा की मजबूरी के बारे में तो मैं जानता ही हूँ कि वो अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए आयशा ने उस समय मजबूरी में हंसराज से शादी की थी, लेकिन हंसराज ने आयशा से शादी क्यों की, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो उस समय वो भी जिस तरह मैं स्वाति मल्होत्रा को पसंद करता था वो भी स्वाति मल्होत्रा को पसंद करता था। वो बात अलग है कि कभी उसने अपने दिल की बात उसके सामने नहीं रखी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ ऐसा है जो सिर्फ पापा के अलावा अगर कोई जानता है तो वो रोहित के दादाजी यानी कि मिस्टर धर्मराज सिंह मारवा ही हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि उस वक्त गुलेरिया परिवार के हेड और मारवा परिवार के हेड दोनों ही आयशा को ही अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते थे। आखिर आयशा के साथ ऐसा क्या था कि जो दोनों ही आयशा के लिए इतने बेताब थे। करण गुलेरिया अब अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे कि मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि मेरे पापा इतना गलत सोच सकते थे, क्योंकि जब उन्हें ये पता है कि उसका बेटा किसी दो लड़की से प्यार करता है और जबकि आयशा भी उस समय किसी और से प्यार करती थी, फिर भी वो राजीव की और आयशा की शादी कराना चाहते थे। सच में वो कितना गलत कर रहे थे। अच्छा हुआ उस समय पर राजीव और आयशा की शादी नहीं हुई। अपने ही बातों की अब यही सोचते हैं कि वो अपने ही बेटे की खुशियों की बलि चढ़ा दी होती उन्होंने, वो तो अच्छा हुआ वो बच गए। मैं राजीव और शीला दोनों का ही सच जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी खामोश हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उन दोनों के बारे में नहीं जानता, वरना मैं शीला से अंजलि का बदला ले सकता हूँ। मेरी खामोशी को अगर इस बार शीला ने मेरी मजबूरी समझाना तो मैं ये अब की बार भूल जाऊंगा कि वो स्वाति की बहन है, क्योंकि आज तक सिर्फ मैं इस रिश्ते के लिहाज से ही अब तक चुप हूँ और साथ के साथ अपने बच्चों की खुशी के लिए भी। फिर मैं अगर उसने अब की बार कुछ भी ऐसा किया तो मैं उसे याद दिला दूंगा कि आखिर करण गुलेरिया कौन है। लगता है कि वो अब भूल गई है कि कैसे मैंने उसे अंजलि की डिलीवरी के बाद उसे कैसे सबक सिखाया था। लगता है मुझे फिर से उसे वो सब याद दिलाना पड़ेगा। करण गुलेरिया अभी अपने इन्हीं सब ख्यालों में ही थे तो वहीं दूसरी तरफ अब अंजलि ने अपना फोन उठाया और फिर अपने फोन को उठाकर अब वो उसमें किशन मामा के नंबर को अपने फोन से निकालती है। जब उसके स्क्रीन पर किशन मामा का नंबर शो हो रहा होता है तब वो उन्हें उनके नंबर को डायल कर देती है। कुछ ही रिंग के बाद जब किशन मल्होत्रा ने फोन उठाया तो उन्होंने सीधा ही अब जैसे ही उन्होंने अपने फोन पर देखा कि अंजलि का नंबर है तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें भी काफी दिनों से उनकी चिंता हो रही थी और फाइनली आज अंजलि ने उसे कॉल कर दिया था। इसलिए अब जल्दी से किशन मल्होत्रा ने फोन को उठाया और वो सीधा ही अब अंजलि से पूछते हैं, कैसी हो अंजलि तुम, और कहाँ हो? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हो रहा था, और यहाँ तक के बच्चे भी। श्वेता तो तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रही थी, हालांकि श्वेता ने तो मुझे बोला भी था कि मैं एक बार तुम्हें कॉल करूं, लेकिन मैंने फिर यही सोचकर श्वेता को भी समझा दिया कि तुम शायद बिजी होगी। किशन मामा ने एक ही सांस में अपनी सारी ही बातों को अंजलि मल्होत्रा को बोल दिया था, क्योंकि वो कितने दिनों से ही सब का इंतजार कर रहे थे। किशन मामा के इन इतने सवालों पर अब अंजलि कहती है, कूल डाउन, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चों को भी बोल देना मैं अनिका के ही साथ हूँ, इसलिए तुम सबको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनिका मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। अंजलि की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे कितना अब तुमसे बात करने के बाद मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से जो मैं टेंशन में था वो एकदम से ही तुम्हारी आवाज़ सुनकर कहीं गायब हो गई।
ये कहते हुए ही अब किशन मामा फिर से कहते हैं, तुम रुको, मैं अब श्वेता और क्रिश को भी हॉल में बुला लेता हूँ क्योंकि उन्हें भी तुमसे बात करनी थी, वो भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं। ये कहते हुए ही अब किशन मामा हॉल में चले जाते हैं और फिर वो श्वेता और क्रिश दोनों को ही एक साथ आवाज़ें लगाने लगते हैं। किशन मल्होत्रा अब नीचे हॉल में से ही आवाज लगाते हैं, श्वेता जल्दी आओ, तुम्हारी माँ का कॉल है, और साथ के साथ वो क्रिश को भी यही बोलते हैं। जैसे ही श्वेता और क्रिश ने अपने पापा की आवाज सुनी तो वो दोनों भी अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब जल्दी से भागते हुए हॉल में आ जाते हैं क्योंकि वो भी इतने समय से अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रहे थे और फाइनली जब आज उनकी माँ का कॉल आया था तो वो उसे मिस नहीं करना चाहते थे। श्वेता अब अपने पापा से पूछती है, क्या हुआ पापा, मम्मा का ही कॉल है ना, या मैंने कुछ गलत सुना है? श्वेता के इस सवाल पर अब किशन मामा कहते हैं, हाँ तुम्हारी माँ का ही फोन आया हुआ है, तुम बात कर लो। ये सुनते ही श्वेता और किरस अब दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि जब इतने दिनों में उसकी माँ का कॉल नहीं आया तो शायद अब भी नहीं होगा, लेकिन कंफर्म करने के बाद अब उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो दोनों भी अब जल्दी से अब अपने पापा के पास आ जाते हैं। श्वेता ने अब जल्दी से फोन को स्पीकर पर किया और फिर वो कहने लगी, आप कैसी हो माँ, और आप कब तक आओगी? आप वहाँ पर सकुशल तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे कितना समय हो गया है आपसे हमें बात किए। माँ मैं बता नहीं सकती, आपके बिना इस घर में सच में अच्छा भी नहीं लगता है। श्वेता की ये बात सुनकर अब अंजलि की मामी कहती है कि मैं बस बहुत ही जल्द आऊंगी और मेरा भी तुम सब के बिना कहाँ यहाँ पर मन लगता है। बस एक बार मेरा काम यहाँ पर पूरा हो जाए, उसके बाद तो मैं जल्द ही वापस इंडिया आ जाऊंगी। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ बस पहले वो कर लूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब क्रिस कहता है, मॉम यू डोंट वरी, आप बड़े भाई को बहुत ही जल्द ढूंढ लोगी, मुझे पूरी तरह से यकीन है। और हाँ, आपको भी अब यहाँ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये श्वेता है ना, ये हर चीज़ संभाल लेती है आपके जाने के बाद। क्रिश की यह बात सुनकर अब श्वेता कहती है कि तुमने फिर मुझे चिढ़ाया। देखिए ना माँ, ये ऐसे ही करता रहता है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि सच में मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करती। ये ऐसे कह रहा है कि मैं, इसका कहने का मतलब है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ। ये सच में मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। श्वेता और क्रिश की इस मीठी सी नोकझोंक को सुनकर तो अब अंजलि मामी और क्रिश मामा दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अंजलि मामी ने बिना जाने कितने ही समय के बाद आज अपने बच्चों की इस नोकझोंक को सुना था और बात की थी। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर अब अंजलि मामी अपने दर्द को भी भूल जाती है थोड़ी ही देर तक, जब श्वेता और क्रिश दोनों ने ही इसी तरह से अंजलि मामी से बातें करते रहते हैं। और फिर अब श्वेता कहती है, माँ अब आप पापा से बात करिए और इस क्रिश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए ही अब श्वेता क्रिश को दौड़ा देती है। तो वहीं किशन मामा अब कहते हैं, अरे संभल कर, कहीं तुम दोनों को चोट ना लग जाए। ये कहते हुए ही किशन मामा के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब से अंजलि यहाँ से मल्होत्रा हाउस से गई थी पेरिस के लिए, तब से ही यहाँ पर इस घर की रौनक ही चली गई थी, क्योंकि इन तीनों को ही अंजलि के जाने की बहुत ही चिंता होती थी कि वो ठीक तो होंगी ना। लेकिन जस्ट उसकी आवाज़ सुनने से ही आज घर में फिर से वही चहल पहल आ गई थी। और फिर किशन मल्होत्रा फिर से अंजलि मामी से कहते हैं, देखा तुमने, इतने दिनों से ये दोनों शांत थे, तुम्हारे यहाँ पर ना होने थे, और आज जब इन दोनों ने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो इनकी शरारतें फिर से चालू हो गई। अरे अंजलि, ये भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन इनके हरकतें तो एक दूसरे के सामने बिल्कुल बच्चों जैसी ही हैं। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, तो क्या गलत है इसमें? और वैसे भी अब श्वेता कुछ ही दिन तो है इस घर में, इसके बाद तो उसे लक्ष्य के साथ सन्याल हाउस में ही जाना होगा। फिर तो हम इस चीज़ को बहुत ही मिस करने वाले हैं। थोड़ी देर तक अंजलि मामी के साथ ऐसे ही छोटी मोटी बातें करने के बाद अब किशन मामा अंजलि मामी से एक सवाल करते हैं कि अंजलि, क्या अब तुम मुझसे प्यार करती हो? किशन मामा के इस सवाल पर अब अंजलि मामी कहती है, क्या बात है किशन, शादी के इतने सालों के बाद ऐसा सवाल क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है क्या? अंजलि मामी की इस बात का जवाब देते हुए अब किशन मामा कहते हैं, प्लीज अंजलि, मुझे इस सवाल का जवाब दो। मैं जानता हूँ कि जिस हालात में हमारी शादी हुई थी उस वक्त ना तुम मुझसे प्यार करती थी और ना ही
मैं तुम्हें हाँ ना ही मैं तुम्हें, हाँ ये अलग बात है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम उससे अलग हो जाओ, क्योंकि मैं ये भी अच्छी तरह से जानता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। इसलिए ही मैंने कभी तुम्हारे सामने कभी भी उस समय कुछ भी नहीं कहा था। किशन मामा भी यहाँ से पिछली बातों को उठाते हैं। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, अब इन सभी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। जब इतने सालों तक हमने ये बातें नहीं उठाई तो अब इन बातों का क्या फायदा है। आज का सच यही है किशन के मैं अपने पति और अपने परिवार के साथ सच में बहुत ही खुश हूँ। अंजलि मामी की ये बात सुनकर अब किशन मामा कहते हैं कि तुम्हें मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अंजलि, आज भी तुमने मुझे ऐसे ही बहला दिया जैसे हमेशा से करती आई हो। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ किशन मैं आपसे प्यार करती हूँ। अंजलि की ये बात सुनकर अब किशन मामा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फाइनली आज अंजलि ने वो बात बोल दी थी जिसे वो कितने ही सालों से उससे पूछ रहा था, लेकिन हर बार अंजलि उसे बस ऐसे ही इधर उधर की बातों में बहला देती थी। और अब वो अंजलि मामी से कहती हैं, तुम अब आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो उन्हें बाय बोलकर अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब अंजलि अपनी आंखें बंद कर देती है कि तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया। और फिर दरवाजे को, क्योंकि वो दरवाज़ा बस इसीलिए ही नॉक किया था कि वहाँ पर किसी को अंदर आना था, और अब वो इंसान जो वहाँ पर उस दरवाजे को नॉक कर रहा था वो अब उसे खोलकर अब अंजलि अंदर आ जाता है। अंजलि ने जब देखा तो वहाँ पर सामने आकाश था, क्योंकि आकाश ने ही अंजलि के दरवाजे को पहले नॉक किया था, और जब वो दरवाज़ा खुला हुआ था तो अब वो अंदर आ जाता है। अंजलि ने आकाश को अंदर आने के लिए कहा। आकाश भी अब अंदर आ गया था और फिर वो बेड के पास रखे हुए अब सोफे पर जाकर अब आकाश बैठकर कहता है, अब आप कैसी हैं, कैसी तबीयत है आपकी। आकाश के इस सवाल का जवाब देते हुए अब अंजलि कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही अब आकाश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये तो आकाश ही जानता था कि जब उसने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी थी तो उस पर क्या बीत रही थी। लेकिन आज अपनी माँ को सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून था। लेकिन अभी भी आकाश के दिमाग में ना जाने कितने ही सवाल इतने दिन से घूम रहे थे, क्योंकि वो अंजलि की यह हालत देखकर बेचैन जरूर हो गया था, लेकिन उसके सवाल तो अभी भी वैसे के वैसे ही थे जो वो उन्हें उस दिन पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ नहीं पाया था। आकाश ये भी जानता था कि इन सारे ही सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अंजलि के ही पास था। आकाश अब अंजलि मामी के सामने अपने सारे ही सवालों को रख दे, उसका यही मन बार बार कर रहा था। इसलिए अब आकाश ने अपने आप को तैयार करते हुए एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उसने अंजलि मामी से कहा, आंटी आप यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या आप बता सकती हैं कि आपका पेरिस में अकेले आने का क्या मकसद है? आकाश के सवाल का पर अंजलि एक पल के लिए तो हैरान होती है, लेकिन अब वो आकाश को जवाब देते हुए अंजलि मामी कहती है कि मैं यहाँ पर रोहित और अनिका की मदद लेने के लिए आई हूँ। मैं काफी सालों से किसी अपने को ढूंढ रही हूँ और उसी के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। अंजलि मामी की ये बात सुनकर आकाश अब कहता है कि आपको उस अपने की याद 30 साल बाद आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी अपने को ढूंढने आई हैं तो वो आप 30 साल पहले उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आई? इससे पहले आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अभी ही क्यों की? आकाश के इस सवाल पर अब अंजलि मामी कहती है, बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इससे पहले अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए अब आकाश कहता है, अपने मन में आकाश उसे कुछ ना कहते हुए अब अपने मन में ही सोचता है कि अगर माँ तुमने कोशिश की होती ना तो आप मुझ तक कब की पहुंच चुकी होती, क्योंकि मैं तो आपसे इतना दूर भी नहीं था, बस मैं गुलेरिया हाउस में था। अगर आप सच में मुझे ढूंढना चाहती तो अब तक तो आपको मेरे बारे में पता चल चुका होता। अपने ही ख्यालों से अब आकाश अपने आप को बाहर निकालता है और फिर निकालकर अब कुछ कहने ही वाला था कि तभी आकाश को अंजलि के चीखने की आवाज आई। इससे पहले कि आकाश कुछ भी कहता आकाश की भी अब चीख शुरू हो गई थी। इससे पहले कि अंजलि और आकाश कुछ समझ पाते कि तभी किसी ने दरवाजे को नॉक करते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही आकाश और अंजलि दोनों की नजर अब दरवाजे के पास जाती है तो सामने कविन आलिशा और चीड़ के फूलों को के साथ खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर अंजलि और आकाश को चीखें इसीलिए आ रही थी क्योंकि वहाँ पर कविन आलिशा और चीड़ के फूलों को उस कमरे में ले आई थी।
कविन आलिशा अब अंजलि मामी से कहती है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। कविन आलिशा ये देखकर हैरान जरूर थी कि आखिर रूम में बैठे हुए इन दोनों ही लोगों को ऐसे छींक क्यों आ रही है। इससे पहले कि वो कुछ कहती तभी आकाश ने चीखते हुए कहा कि रानी साहिबा, क्या आप प्लीज इन फूलों को यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकती हैं। आई रिक्वेस्ट यू। आकाश की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, व्हाट नॉनसेंस, आपको पता नहीं है इन फूलों की कितनी डिमांड है यहाँ पर। हमने सुबह ही सर्वेंट को मार्केट में भेजकर इन ताजा ताजा फूलों को मंगवाया था, खास सिर्फ इनके लिए, और आप कह रहे हैं कि हम इन्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जाएं। इससे पहले कि आकाश और अंजलि दोनों का ही चीख चीख कर काफी ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वो फूल जितने उस कमरे के अंदर आ रहे थे उतनी ही उन लोगों की चीखें भी अब बढ़ती ही जा रही थी।